हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमी क्लास 11 से चैप्टर नंबर 4। देखिए यहाँ पर आज हम जो हमारा सबसे संवेदनशील टॉपिक जो है वो है निर्धनता। इसके बारे में जानेंगे, देखेंगे हम कि आज़ादी के 70 सालों बाद भी हमने निर्धनता यानी पॉवर्टी से हम कितना निपट पाए हैं। ठीक है, क्या पॉवर्टी वाकई में हमारे यहाँ अभी भी एक अभिशाप बना हुआ है? तो इन सब बातों का हम अध्ययन इस अध्याय के तहत करेंगे। देखेंगे हमारी कितनी जो योजनाएं रही हैं सरकार की, वो नीतियाँ कितनी कारगर रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारा नया चैनल रूरल अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज, इसके अलावा एक दिवसीय एग्जामों के लिए टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आ रही है। तो आप लोग रूरल अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यूट्यूब पर हमारा दूसरा चैनल है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस अध्याय की। देखिए, यहाँ पर एडम स्मिथ जी का एक विचार है। एडम स्मिथ जी का एक विचार है यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा समाज कभी भी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हों। ये हकीकत बात है। यानी कोई भी समाज हो हमारा, कोई भी देश हो, वो तब तक सुखी नहीं होगा जब तक उसके सभी के सभी जो नागरिक होंगे वो सुखी और खुशहाल ना होंगे। ठीक है, यानी एक हम घर में ही ले लेते हैं। अगर मान लीजिए एक पिता के 4 बेटे हैं और 4 में से मात्र एक बेटा जो है अच्छा खासा कहीं जॉब कर रहा है और 3 बेटे जो है बिल्कुल निर्धन गरीब हैं, तो क्या वो पिता खुश होगा? नहीं खुश होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी जो जिसे हम देश को भारत माँ कह के पुकारते हैं, तो उस भारत माँ के कुछ बेटे जो है बहुत ज़्यादा अमीर हों और कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्धन हो, तो क्या हमारा देश, हमारी संस्कृति है, क्या वो संपन्न हो पाएगी? क्या खुशहाल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो हकीकत बात यह है कि हमें यहाँ पर ऐसे उपाय करने हैं, ऐसे उपाय जो है निकाल कर लाने हैं जिसके जरिए हमारे देश में पॉवर्टी जो है बिल्कुल जीरो पर पहुंच जाए। ठीक है, यानी पॉवर्टी के मामले में हमारा देश बिल्कुल जीरो पर पहुंच जाए। अब हम यहाँ पर इस अध्याय के तहत ये देखेंगे कि हमने आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद, यानी आज़ादी के 70 साल हमारी गुजर चुके हैं लगभग, और हमने इन सालों में कौन कौन से उपाय उठाए और वो उपाय कितने कारगर रहे। ठीक है, तो वो इस अध्याय के तहत हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं। यहाँ पर एक बात ये कही गई है कि हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है, जिनको हमने अंगीकार किया था, तो इनका उद्देश्य यही था कि समाज के जो निर्धनतम और सबसे पिछड़े सदस्य हैं उनका उन्नयन करना, यानी अंत्योदय करना। जो सबसे ज़्यादा हाशिए पर लोग रखे हुए हैं समाज के, उनका हमें जो है उन्नयन करना है। ठीक है, उन्हें उनसे बाहर निकाल के लाना है। तो ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य रहे थे। तो इसमें ये बात कही गई है। इसके अलावा हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तब संविधान सभा को संबोधित करते हुए 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम मात्र है, एक शुभ अवसर का आरंभ मात्र है। अभी और बहुत सी महान उपलब्धियां और विजय उत्सव हमारी प्रतीक्षा में हैं। ये होंगे निर्धनता, अज्ञान, रोग और अवसरों की असमानताओं के उन्मूलन के उत्सव। तो इन्होंने भी अपने जो वक्तव्य में ये बात रखी थी और ये पता था इन्हें कि जब हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था तो लगभग देश का अधिकांश भाग, यानी लगभग 90% से ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो गरीबी रेखा के नीचे जी रही थी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने सदियों से हमारा 200 सालों से लगभग बहुत भयंकर तरीके से शोषण किया और शोषण के उपरांत हमारे पास कोई आय के कोई ज़्यादा स्रोत जनरेट नहीं हुए। तो ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई होगी। तो अर्थव्यवस्था जब हमारी बिल्कुल गड्ढे में थी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की जनसंख्या जो है, वहाँ के नागरिक जो है वो भी गरीबी के नीचे ही रहे होंगे। ठीक है, तो वो सब दंश हम झेल कर आए हैं यहाँ पर। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से हमारे नए, यानी कि नवनिर्माण भारत के नई आधारशिला रखी गई, देश की लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई। तो लोकतंत्र में यही कहा गया कि भाई सबका सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा था हमारा, यानी तमाम जो एजेंडे थे, यानी हमें सबको साथ में लेके चलना है, सबका विकास करना है। ठीक है, यानी कोई भी हमारी जो विकास की दौड़ में पीछे ना छूट जाए। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर अपने अपने जो है एजेंडे सेट किए। तो आज अगर हम वर्तमान में देखें तो आज की स्थिति यह है कि आज हमें विश्व के निर्धनों की कुल संख्या के 5वें हिस्से से अधिक निर्धन केवल भारत में रहते हैं। यानी अगर विश्व में अगर निर्धनों की संख्या देखें तो उसका 1/5वां हिस्सा, यानी 5वें हिस्से के से अधिक जो निर्धन है, यानी पुअर गरीब लोग हैं, वो केवल आपके भारत में रहते हैं। ये आप जानते हैं, आप देखते भी हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अभी वर्तमान में ये बात भी है कि यहाँ पर लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं अपनी आबादी में जो अपनी मूलभूत जरूरतों को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाते। देखिए, मूलभूत जरूरतें कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। ये किसी भी व्यक्ति की मूलभूत जरूरतें होती हैं। ठीक है, यानी कि आपने सुना होगा, ये मूवी भी आपने देखी होगी, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये मूलभूत जरूरतों में आती हैं। यानी किसी कोई व्यक्ति रोटी खा रहा हो 2 वक्त की, ठीक है, कपड़े पहनना हो ढंग के, या फिर उसका मकान हो। ठीक है, तो ये फिर ये चीज़ें जो है हम इसे देख लेते हैं कि हाँ भाई, इससे व्यक्ति जो है इसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, यानी अच्छी है, खासी है। और वही व्यक्ति ना उसे 2 वक्त की रोटी मिल पा रही हो, ना ही वो कपड़े पहन पा रहा हो। कपड़े तो दूर की बात हो, वो मकान, यानी उसके पास कपड़े तो छोड़ो, उसके पास मतलब 2 वक्त की रोटी का गुजारा करने के लिए कुछ भी ना हो, इसके अलावा मकान तो हो ही ना। तो ऐसे में हम कहेंगे भाई वो व्यक्ति जो हद से ज़्यादा निर्धन है।
ठीक है। तो वर्तमान में हमारे यहाँ स्थिति यहाँ पर एक अनुमानित है, ये 30 करोड़ के लगभग, 30 करोड़ से ज़्यादा ही है, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। 30 करोड़ का तो हमने अनुमान लगाया है, ये 30 करोड़ से ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिख लेना पहले का सब पॉइंट कि यहाँ लगभग 30 करोड़ से ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो अपनी मूलभूत ज़रूरतों को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाते। अब सवाल सबके मन में एक निकल के आता है कि वास्तव में निर्धन कौन होता है, यानी गरीब कौन है, ठीक है। यानी सरकार की जो परिभाषा है, सरकार के जो दायरे में गरीब कौन आएगा, सरकार के पैमाने सरकार ने कोई तो अपना मानक रखा होगा जिसके जरिए वो आइडेंटिफाई करे कि भाई फलाना आदमी गरीब है, फलाना आदमी अमीर है, तो वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बात करते हैं अपने देश में। देखिए अपने देश में गरीबों की अगर स्थिति बात करें तो हमारे यहाँ जो आम बोलचाल में अगर हम बोल सकते हैं तो यहाँ अपने यहाँ रेहड़ी वाले, यानी कि जो आप रेहड़ी वगैरह पर जो सामान वगैरह बेचते हैं गली गली जाकर, गलियों में काम करने वाले मोची हैं, मालाएं गूंथने वाली महिलाएं हैं, कागज कतरने वाले या बीनने वाले हैं, फेरी वाले हैं, ठीक है, भिखारी आदि हैं, और शहरी क्षेत्रों के अति निर्धन और जोखिम भरा जीवन व्यतीत करने वाले वर्ग हैं, यानी कि जो गांव से प्रवास करके शहरों में रोजगार की तलाश में आए, जैसे रिक्शा चलाने वाले हुए, ठीक है, और शहरों में बहुत सारे काम होते हैं उनको करने वाले व्यक्ति हुए, तो वो सब निर्धन रेखा के नीचे माने जाते हैं, यानी गरीब माने जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ एक आम बोलचाल में हम मानते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम ऑथेंटिक वे में देखें, ऑथेंटिक वे में कैसे मानेंगे इन्हें, ये तो आम बोलचाल में आप ऑलरेडी आप सब लोग जानते होंगे, ये लोग ऐसे ऐसे लोग जो गरीब होते हैं क्योंकि इनके पास कोई संगठित रोजगार नहीं होता है, असंगठित सेक्टर में होते हैं, यानी कि कभी तो रोजगार इनके पास हो जाता है, कभी नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कोरोना के लॉकडाउन में आप देख पा रहे होंगे कि इनमें से लगभग सभी लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि लॉकडाउन के समय इनके जो रोजगार जो समाप्त हो गए, ठीक है। रेहड़ी वालों को परमिशन नहीं दी जा रही है, कहीं कहीं जो है गली गली में अपना सामान बेचने की, ठीक है। मोची वगैरह इन्हें परमिशन नहीं दी जा रही है। वहीं मंदिर वगैरह बंद हैं, और जो सार्वजनिक स्थल वगैरह जो है जहाँ पर आदमी अपनी आराधना पूजा या फिर जो भी क्रियाकलाप करता है जिनसे संबंधित जहाँ पर आपके पुष्पों का प्रयोग होता है वो सब बंद है। तो ऐसे में जो मालाएं गूंथने वाली महिलाएं हैं ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, ठीक है। तो एक बड़ा संकट क्रिएट हो गया है भाई, इनको कैसे हम यहाँ पर इनकी जो जरूरतें हैं वो उन्हें पूरा करें। तो सरकार उससे निपट भी रही है, तमाम प्रभावी कदम भी उठा रही है। तो ये सब लोग आप ऑलरेडी जानते हैं, यानी ये सब लोग कहीं ना कहीं ये गरीबी रेखा के नीचे हमेशा रहते हैं, ठीक है। और ये हमेशा रहे हैं, तो सरकार ने इनके लिए क्या क्या सुधार उठाए हैं। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों के पास कौन कौन से माने जाते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों के पास प्राय भूमि भी नहीं होती, यानी यहाँ पर किताब में ये कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो निर्धन होते हैं उनके पास तो भूमि भी नहीं होती है। और अगर हम कहें निर्धनता के बारे में तो निर्धनता के बारे में एक बात कही गई है, निर्धनतम परिवारों के जीवन का शाश्वत सत्य भूख और भुखमरी होती है। यानी उनके जीवन का एकमात्र सत्य ये है कि भाई वो भूखे, हमेशा भूख रहेगी उनके पास, और भुखमरी यानी हमेशा भुखमरी की कगार पर रहते हैं, कभी भोजन की उनके यहाँ पूर्ति पड़ ही नहीं पाती है, ठीक है। इसके अलावा निर्धनता बुनियादी साक्षरता और कौशल से भी वंचित होते हैं, ठीक है। इसलिए उनके पास जो आर्थिक कहते नहीं, उनके पास जो आर्थिक अवसर हैं वो भी सीमित हैं। यानी ऐसे करके फिर जब उनके पास कोई कौशल नहीं होगा, पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे वो, यानी असंगठित क्षेत्र के रोजगार करेंगे, ठीक है। रिक्शा खींचना या फिर ठेले वगैरह लगाना, ठीक है, या फिर कूड़ा करकट बीनना, तो यही सब तो रोजगार करेंगे वो। तो ये बातें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। यानी उनके पास आधुनिक कौशल भी नहीं है। आधुनिक कौशल होता तो अच्छी खासी कहीं मान लीजिए कि सब्जी बेचने वाला है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो हो सकता है भाई तमाम आपके जो आपके देख रहे होंगे जैसे बिग बाजार हुआ और जो मार्केट हुए जहाँ पर आपके और सामान बेचे जाते हैं, तो वहाँ पर भी अपने उत्पादों को वो खपा सकता है, ठीक है, वहाँ पर भी अपने उत्पाद ले जा सकता है, वहाँ पर जॉब भी कर सकता है। तो यही सब बातें कही गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गरीबी जो है हमारे देश में वो कुपोषण, अस्वस्थता, अपंगता और गंभीर बीमारी आदि, ठीक है, ये इन्हें इससे जो है गरीबों को जो अब बना रही है, यानी गरीबों को इससे कमजोर बना रही है। यानी गरीबी की वजह से बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि गरीबी एक तो उन्हें शारीरिक कष्ट तो दे ही रही है, इसके अलावा उनके लिए अस्वस्थता, अपंगता, गंभीर बीमारियां, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी क्रिएट कर रही है, ठीक है। यानी सामाजिक रूप से तो वो हैं ही बेचारे जैसे तैसे मतलब रह रहे हैं। इसके अलावा मतलब स्वास्थ्य रूप से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो एकदम निम्नहीन, दुर्बल होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है कि नियोक्ताओं से अपनी कानून द्वारा निर्धारित मजदूरी बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर पाते हैं और इनका शोषण चलता रहता है। ये भी हकीकत बात है, क्योंकि इनमें जानकारी का अभाव है, साक्षरता का अभाव है। तो प्रचलित जो मजदूरी है, सरकार ने प्रचलित मजदूरी निर्धारित की है, वो मजदूरी को भी नहीं मांग पाते हैं, अपने हकों की बात नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा सरकार ने निर्धारित किया भाई 8 घंटे काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन फिर भी इनके जो नियोक्ता हैं, इनको काम पर रखने वाले व्यक्ति इनसे मनमाने ढंग से 10 से 12 घंटे का काम ले रहे हैं, ठीक है, मनमाने ढंग से महीने में छुट्टियाँ तक नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे करके
क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसे इनके साथ शोषण हो क्यों रहा है? शोषण होने का रीजन ये है कि भाई ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, यानी अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं। अधिकारों को तभी तो जानेंगे जब ये साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तभी तो जागरूक हो पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जो ये लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं, यानी कि यहाँ पर जो है इनके गरीब होने की वजह से ये सारी समस्याएं क्रिएट हुई हैं, ठीक है। अब देखिए, चाहें तो आप, मेरा मानना ये है कि अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट में लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। देखिए, कुछ लोगों ने मुझ पर आरोप ये लगाया कि सर आप पूरी किताब उतरवा देते हो, ये करवा देते हो, वो करवा देते हो। देखो, पहली बात भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, नोट्स बनवाने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं हिस्ट्री के नोट्स बनवा रहा था, और यहाँ भी बता रहा हूँ। देखिए, मेरा यहाँ पर नोट्स बनवाने का जो पैटर्न है वो एक एवरेज स्टूडेंट वाला लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर मैं एकदम जीनियस वाले स्टूडेंट के लिए भी नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ। जीनियस वाले के लिए बनवाऊँ तो यहाँ पर मैं पॉइंट डाल दूंगा, केवल कुछ नहीं लिखवाऊंगा, मैं पॉइंट डाल दूंगा। मैं ये समझूंगा आपको पता चल गया होगा, ठीक है। मैं पॉइंट केवल डाल दूंगा, पॉइंट के आगे आंकड़े, बस पॉइंट, बात खत्म, ठीक है, नोट्स बन गए। तो ये जीनियस वाला हुआ। हम एवरेज को लेकर चल रहे हैं भाई, हमें यहाँ पर सबको लेकर चलना है, हम यहाँ पर सबकी मन की नहीं कर सकते। और ये बात मैंने पहले भी सबसे बोली थी, लेकिन बार बार लोग मुझे इस बात के लिए इंगित करते हैं कि सर नहीं। तो देखिए, ऐसे में बात, सबसे बढ़िया बात यह है कि आप चैनल छोड़ दीजिए, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपसे कोई मतलब वो भी नहीं कर सकता हूँ, आपको जो सांत्वना भी नहीं दे सकता हूँ कि नहीं मैं अपने पैटर्न में सुधार कर लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं नहीं कर सकता सुधार, क्योंकि मुझे यहाँ पर सभी को लेकर चलना है, किसी एक पर्टिकुलर को इंगित नहीं करना। अगर आप जीनियस हैं तो खुद बनाइए नोट्स, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है कि हम जीनियस होते हुए हम या फिर हम अच्छे खासी ज्ञान रखते हुए खुद से मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका एक दोष है, आप खुद से मेहनत कीजिए, चैनल के भरोसे रहिए ही मत, ठीक है। मैं सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पर आप लिख लेना है कुछ पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट ये डाल लेना है यहाँ से लेकर ये वाला, कि ये तो होते हैं निर्धन, ठीक है, ये निर्धन वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कौन है, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों के पास, यहाँ लिख लेना है इसमें पहले का सब पॉइंट, ठीक है। इनमें प्राय भूमि नहीं होती है, ठीक है, ये लिख लेना। इसके अलावा इसी में सब पॉइंट लिख लेना, पहले का सेकंड सब पॉइंट, निर्धनतम परिवारों के जीवन, ठीक है, का शाश्वत सत्य भूख और भुखमरी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है लिख लेना सेकंड पॉइंट करके, कि निर्धन जो होते हैं बुनियादी साक्षरता कौशल से भी वंचित रह जाते हैं, इसी कारण उनके लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित होते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना आप यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है निर्धन वर्गों को यहाँ लिख लेना, समाज के निर्धन वर्गों को कुपोषण, अस्वस्थता, अपंगता और गंभीर, ठीक है। तो ये बीमारियां आदि उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर बना देती हैं, ये लिख लेना पॉइंट। अगला पॉइंट ये थर्ड पॉइंट करके लिख लेना आप, ठीक है। चौथा पॉइंट है लिख लेना कि वो नियोक्ताओं से अपनी कानून के द्वारा निर्धारित मजदूरी बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, उनका शोषण चलता रहता है। देखिए, आपके पास 4 पॉइंट हो जाएंगे, और 4 पॉइंट से अगर आपको निर्धनता के ऊपर लिखने को आ जाए तो आप भरपूर लिख देंगे, ठीक है। मेरा मानना है 500 वर्ड आराम से, बड़े आराम से लिख देंगे। यानी इन 4 आपके पास जो 4 लाइनें हैं, 4 मुद्दे हैं, इनके जरिए आप आसानी से लिख देंगे, ठीक है, बड़े आराम से लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि जो अर्थशास्त्री हैं वो प्राय इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये लोग निर्धन हैं या नहीं हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्री जो हैं आपके, वो निर्धनों की पहचान जो है इनके व्यवसाय, इनकी संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर करते हैं, ठीक है। यानी इनका मानना है अर्थशास्त्रियों का कि ग्रामीण निर्धन प्राय भूमिहीन कृषक होते हैं, ठीक है, या फिर वे बहुत ही छोटी जोतों के स्वामी किसान होते हैं। यानी कि ये अर्थशास्त्री ऐसा कहते हैं कि भाई या तो ग्रामीण निर्धन जो होते हैं उनके पास भूमि नहीं होती है, और भूमि होती भी है तो बहुत कम होती है, ठीक है। और भाई ये शहरी क्षेत्रों के अधिकांश निर्धनों की ये इस तरह से करते हैं कि शहरी क्षेत्र में अधिकांश निर्धन वही होते हैं जो गांव से वैकल्पिक रोजगार और निर्वाह की तलाश में शहर चले जाते हैं। ये अर्थशास्त्रियों के नज़र में है, ठीक है, पैमाना अर्थशास्त्री इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो आपने देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो 5वें का सब पॉइंट आप नोट कर लीजिए। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके माइंड में आपको लगता है कि हम इन्हें शॉर्ट लाइन, यानी कि मैंने जो लाइन बताई है उनमें अगर आप शॉर्ट करके अपना जैसे भी आप समझ सकें। देखिए, हर किसी की भाषा अलग अलग होती है, क्लू अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये संकेत के रूप में हर कोई, जैसे मैं अलग अलग संकेतों बनाता हूँ अपना, ठीक है, इससे मेरी ये लाइन से ये अर्थ पूरा हो जाएगा। तो आपके अगर कोई संकेत हो तो आप उनके जरिए से लाइन को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे मेन लाइन जो है उनका उद्देश्य बता दिया, क्या किस तरह से है, ठीक है, वो बता दिया है। तो मैं आपके सामने विकल्प भी रख रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर जिस अभ्यर्थी को लगता हो कि हम इसे छोटा कर सकते हैं और छोटा करके हम लिख सकते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पहले तो ये देख लिया हमने कि निर्धन होते क्या हैं, निर्धन कौन होते हैं, ये तो हमने पहले जान लिया। अर्थशास्त्रियों की नज़र में कौन होते हैं, ठीक है, ये सब कौन होते हैं। अब हम निर्धनता की पहचान कैसे होती है, यानी आइडेंटिफाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफाइड करने का पैमाना है।
देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसमें एक चार्ट बनाया गया है, आप देख पा रहे होंगे चार्ट 4.1 निर्धनता रेखा देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल पूर्णतः निर्धन है, बहुत निर्धन है, इतने निर्धन नहीं है, मध्य वर्ग, यानी ज़्यादातर हम लोग इसी में से बिलोंग करते हैं, यानी मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग से ही हम लोग ज़्यादातर बिलोंग करते हैं। उच्च मध्य वर्ग हम ये मान सकते हैं भाई जिसके पास सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है, यानी सरकारी नौकरी लग गई है 40-50 हज़ार रुपये महीने की, उच्च मध्य वर्ग में आ गया, ठीक है। वरना हम लोग सब यहीं तक सीमित हैं ज़्यादातर, यानी कि चैनल पर जो लोग वीडियो देखने वाले लोग हैं, मेरा मानना यही है कि 95% लोग इसी से वर्ग से आते हैं, ठीक है। 5% इस वर्ग, यानी 5% लोग जो होंगे उस चैनल पर वीडियो नहीं देख रहे होंगे, ये मैं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लोगों के पास पैसा होगा वो लोग कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसी वर्गों में से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ इनमें से भी आते होंगे शायद, ठीक है, मेरा मानना है इनमें से भी आते होंगे इनमें से। तो यहाँ पर ये बताया गया पैमाना, यानी इनके ऊपर वाले जो हैं जितने ये सब धनी माने जाते हैं, ये सब धनी माने जाते हैं, और ये पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन ये माने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनके लिए पैमाना बनाया गया है। सबसे पहले हमारे देश में जो स्वतंत्रता से पहले देश में नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, यानी किताब भी लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो वो भी आपने किताब के बारे में जाना था, कब वो आई थी, कब लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था, ठीक है। इन्होंने इस बात का एक्सपेरिमेंट जेल में कैदियों को दिया जा रहा जो भोजन है और इसका बाजार कीमतों पर मूल्यांकन करके जो जेल की निर्वाह लागत है इसका आकलन किया था, ठीक है। यानी कि कैदियों को उस समय जो भोजन दिया जाता था वो आज की तुलना में बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरा होता था, यानी कि केवल और केवल जीवित रहने मात्र के लिए भोजन दिया जाता था, ढंग का भोजन नहीं दिया जाता था। आपने देखा भी होगा जब आपकी मूवी है, यानी भगत सिंह करके जो मूवी है भगत सिंह सिंह जी के ऊपर, तो भगत सिंह ने विद्रोह भी किया था जेल में खाने के सुधार के लिए, ठीक है। तो उन्होंने उस समय की जो जेलों में खाना दिया जाता था उसकी तुलना आम लोगों को खाए जाने वाले खाने से की, यानी हमारी भारत की जो आम जनता थी लोगों वैसा ही खाना खाती थी। तो उन्होंने ये अनुमान निकाला कि भाई जेल में जो खाना आ रहा है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर जेलों वगैरह के लिए तो भाई पूरा राशि फिक्स होती है कि भाई इतना पैसा इससे ये राशन लाया जाएगा, ये पैसा इतने के लिए आवंटित हमने कर दिया राशन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने उसी आधार से उसका आकलन किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी, क्योंकि जेल में मोस्टली उस समय बंदी यानी जो थे वो वयस्क थे। अब भारत में सभी लोग तो वयस्क नहीं हैं, कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर, कुछ वृद्ध भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये किया कि हमारी समूची जनसंख्या का एक अनुमान लगाकर इन्होंने ये कहा कि भाई हमारी जो संपूर्ण आबादी इसमें 1/3 बच्चे मान लेते हैं, इनका जो है भोजन स्तर जो होगा या फिर भोजन की जो खुराक होगी कम होगी, ठीक है। तो ऐसे करके स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात लिखी है, किंतु बंदी गृहों में तो प्राय वयस्क व्यक्ति भी होते हैं, जबकि वास्तविक समाज में बच्चे भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये बात लिखना नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेना, यानी कि लिख लेना कि उन्होंने बच्चों के लिए माना कि कुल जनसंख्या में 1/3 संख्या में बच्चों की होती है, ठीक है। उन्होंने बच्चों के लिए माना कि कुल जनसंख्या में 1/3 संख्या बच्चों की होती है, ठीक है। ये लिख लेना आप इसी में ही, इसमें आगे लिख लेना है इसी में ही, जिनमें से आधे बच्चों, ठीक है, जिनमें से आधे बच्चों का उपभोग बहुत ही कम होता है और शेष आधे का भोजन भी वयस्कों से आधा ही रहता है। इनका मतलब ये मानना था। तो इस आधार पर इन्होंने अपना जो कुछ निकाला आंकड़ा, ठीक है, तो उस आंकड़े के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि जेल के 3/4 वयस्कों की निर्वाह लागत का 3/4 अंश था। जेल में जो प्राप्त करने वाले वयस्क थे उनकी जो निर्वाह लागत थी उसका 3/4 अंश था, ठीक है, यानी कि 3/4 बोल सकते हैं इसे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे देश में किस किसने ये कार्य किया है निर्धनता रेखा को मापने का, कि भाई कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ योजना आयोग के द्वारा सन 1962 में एक अध्ययन दल का गठन किया गया, ठीक है। अब इसके अलावा फिर 1979 में एक अन्य प्रभावी उपभोग मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमान कार्यबल, इसका गठन हुआ, ठीक है। इसके अलावा एक विशेषज्ञ दल का गठन 1989-2005 में भी इसी कार्य के लिए किया गया, ठीक है। तो सभी विशेषज्ञ दल जो बनाए गए उन सभी ने अपनी राय, अपनी अनुशंसाएं सरकार को सौंपी। सरकार ने उनके अकॉर्डिंग कार्य करते हुए विभिन्न नीतियां, तमाम जो सुधार किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब निर्धनता को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर, ठीक है, जनसंख्या को 2 वर्गों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 वर्ग हैं हमारे पास? 2 वर्ग हमारे ये हैं कि एक तो निर्धन हो गया और दूसरा गैर निर्धन और निर्धनता रेखा, ठीक है। तो इन दोनों वर्गों को ही अलग करती है ये। तो यहाँ पर लिखा गया है कि निर्धनता को परिभाषित करने की दृष्टि से हम जनसंख्या को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निर्धन, गैर निर्धन और निर्धनता रेखा इन दोनों वर्गों को अलग करती है। यानी एक तरफ निर्धन हो गए और दूसरी तरफ गैर निर्धन हो गए। यानी आप ऊपर वाली जो है इमेज, यानी ये
निर्धन में आ गए, और ये जो ऊपर वाले आ गए ये गैर निर्धन में आ गए। निर्धन में भी इन्होंने फिर कैटेगराइज किए कि पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन या निर्धन, ठीक है। तो ये ऐसे करके इन्होंने मान लिया कि हमारे यहाँ दो वर्ग रहते हैं, निर्धन और गैर निर्धन, ठीक है। अब यहाँ पर निर्धनता वाला पैमाना यहाँ पे दिखाया गया है, निर्धनता रेखा के बारे में दिखाया गया कि एक तो वो व्यक्ति होते हैं हमेशा निर्धन रहते हैं, एक जो होते हैं सामान्य और निर्धन, यानी कभी कभार निर्धन हो जाते हैं, कभी कभार जो है उनका जीवन सामान्य हो जाता है और वैसे निर्धन ही रहते हैं, ठीक है। अगले जो होते हैं चक्रीय निर्धन होते हैं। चक्रीय निर्धन का मतलब क्या होता है कि एक सीजन में अमीर हो गए, दूसरे में गरीब हो गए, ठीक है। और तीसरे हैं अनियमित निर्धन, ठीक है। और फिर ऊपर कोई भी निर्धन नहीं। तो इन सबकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। सदैव निर्धन में वो व्यक्ति आते हैं जिनके पास न जमीन है, ठीक है, ना ही रोजगार के साधन है, ना ही कोई और स्रोत है, जरिया है, ठीक है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जो एकल परिवार हैं या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जैसे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त वगैरह जो प्राणी होते हैं, भिखारी वगैरह होते हैं, वो सदैव निर्धन वाली कैटेगरी में आते हैं। सामान्य निर्धन का मतलब ये होगा, अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण परिवेश वगैरह में, जहाँ पर गाँव वगैरह हैं, अभी गेहूँ काटने का सीजन चल रहा है, तो गेहूं काटने के सीजन में आप देख रहे होंगे कि तमाम निर्धन व्यक्तियों को रोजगार के तौर पर अभी जो है गेहूं काटने का काम मिल जा रहा है। लेकिन गेहूं काटने के बाद फिर क्या होगा, फिर क्या मान लीजिए फसलें उस क्षेत्र में और ज़्यादा नहीं बोई गई, कोई फसलें और नहीं की गई, तो ऐसे में क्या होगा, क्या उन्हें दोबारा रोजगार मिल पाएगा? अभी तो उन्हें 15-20 दिन का रोजगार मिल गया गेहूं काटने का, उसके बाद रोजगार मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, यानी फिर से वो निर्धन हो जाएंगे। चक्रीय निर्धन का मतलब ये होता है कि भाई कोई सीजनल काम कर रहे हो, यानी कि हम साल के 12 महीने में से 7 महीने हमने बैठ के कमा लिया, अब बारिश वाला सीजन आया, उस समय कोई रोजगार नहीं है हमारे पास, तो 5 महीने बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है। तो चक्रीय निर्धन है, यानी कुछ काल के लिए हमारे पास पैसा हो गया, कुछ काल के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहा। अनियमित निर्धन में वो व्यक्ति आते हैं जो कभी कभार किन्हीं कारणों बस गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, कभी कभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा, आप टीवी वगैरह न्यूज चैनल वगैरह में देखते होंगे कि तमाम जैसे जो नुक्कड़ वगैरह पर जो ठेले वगैरह लगते हैं या फिर रेहड़ी वगैरह लगती हैं, जहाँ पर फेमस वगैरह होती है, जैसे फेमस फलाने की फेमस चाट भंडार है, ये है वो है, तो उनकी जब जो है यहाँ पर रेड वगैरह पड़ी, यानी इनकम टैक्स की उनकी यहाँ रेड वगैरह पड़ी, तो उनकी इनकम आपने देखी होगी लाखों नहीं करोड़ों रुपए में निकली। तमाम ऐसे लोग निकले क्योंकि वो जहाँ पर लगाते थे ठेला, वो उस जगह पर ही उनकी आमदनी पर डे पड़ेगी 5-5, 6 हज़ार की होती थी, ठीक है। तो ये ऐसे ही व्यक्ति हैं नियमित निर्धन वाले, यानी कि जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में क्या हुआ, उनके जो ठेले हैं, प्रतिष्ठान वगैरह हैं, वो लग नहीं पा रहे हैं मौके पर, ठीक है, नहीं लग पा रहे हैं, तो उन्हें घाटा हो रहा है, तो ऐसे में गरीब है वो, ठीक है। और वो व्यक्ति होते हैं जो कोई भी निर्धन नहीं है, नीचे आएंगे ही नहीं वो, तो ये तो आप जानते ही हैं ये वाला वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, अब निर्धनता की आपने बात कर ली। अब निर्धन में भी कई प्रकार होते हैं, पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन और निर्धन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं यानी कैसे कैसे यहाँ पे किया गया है, और तो यहाँ पर हम वर्गीकरण देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब आप नोट करेंगे, यहाँ पर अगली हेडिंग अब आप डाल लीजिए, यहाँ पर 3rd पॉइंट आपने नोट कर लिया, ठीक है, निर्धनता का वर्गीकरण। अब देखिए इसमें सब पॉइंट लिख लेना यहाँ पे 3rd का सब पॉइंट करके, क्योंकि मुझे कभी कभी ये लगता है कि तमाम नए अभ्यर्थी जो होते हैं, जो 11th-12th वाले अभ्यर्थी भी, यहाँ पर समस्या ये है कि मेरे सामने 11th-12th की संख्या भी बहुत है यहाँ पर, जो मैंने चैनल पर एक बार सर्वे भी देखा था, तो 11th-12th के अभ्यर्थी यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्धन भी कई प्रकार के होते हैं, पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन और निर्धन, ये लिख लेना, ठीक है। और गैर निर्धन में लिख लेना आप, गैर निर्धन में मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी, बहुत धनी और पूर्णतः धनी, ठीक है। तो ऐसे करके ये पैमाना आपने देख लिया, यानी ऊपर जो आपने देखा था पैमाना, वही पैमाना हमने यहाँ पर नोट करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब निर्धनता का वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो हेडिंग डाली ना निर्धनता का वर्गीकरण, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक विधि है जिसके जरिए हम सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों में भेद कर सकते हैं, ठीक है। यानी सामान्यतः निर्धन में वे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कभी धन भी आ जाता है, जैसे अनियत मजदूर, ठीक है। निर्धनता का वर्गीकरण में लिख लेना आप, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट लिख लेना कि सदा निर्धन और सामान्य निर्धन में बे नहीं लिखना, सामान्यतः निर्धन वर्ग में वे आते हैं, ठीक है, जिनके पास कभी कभी कोई धन भी आ जाता है, जैसे उदाहरण अनियत जो मजदूर, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर एक लाइन ऐड कर लेना, ठीक है। पहला पॉइंट यहीं से लिख लेना कि एक विधि के अनुसार तो हम सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों में विभेद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे लिखना सामान्यतः निर्धन वर्ग में व्यक्ति आते हैं, ठीक है, जो जिनके पास कभी कोई कुछ धन भी आ जाता है, ठीक है। और इन दोनों को वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक निर्धन वर्ग का नाम देते हैं, यानी इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक, नहीं बहुत अल्पकाल के लिए जो वर्ग जो है निर्धन रहता है उसका नाम दे देते हैं चिरकालिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ग ऐसा है निरंतर निर्धन और गैर निर्धन के बीच में झूलता रहता है, यानी कभी कभी होता है, तो इसे हम यदा कदा निर्धन के नाम से यानी अल्पकालिक निर्धन का नाम दे देते हैं, ठीक है।
इसे अल्पकालिक निर्धन का नाम दे दिया, जैसे किसान हुआ, मौसमी मजदूर हुआ, ठीक है, इसे अल्पकालिक निर्धन का नाम दे दिया। तो अगले पॉइंट में लिख लेना, सेकंड पॉइंट, एक ऐसा वर्ग भी है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन के बीच झूलता रहता है, जैसे छोटे किसान, मौसमी मजदूर और यदाकदार निर्धन, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं परंतु कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता, तो इन्हें अल्पकालिक निर्धन कहते हैं, लिख लेना, ठीक है, सेकंड पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब इसके अतिरिक्त वो लोग आते हैं जो निर्धन नहीं होते, वो तो जानते ही हैं, गैर निर्धन होंगे। निर्धनता रेखा, यानी कि हमारे यहाँ निर्धनता रेखा का मापक अभी वर्तमान में कौन सा है, ठीक है, ये हेडिंग डालिए, निर्धनता रेखा। देखिए हम अभी जो है अपने यहाँ निर्धनता का पैमाना कैलोरी में मापते हैं, ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति के द्वारा जो उपभोग की जाने वाली ऊर्जा होती है, ऊर्जा के रूप में जो कैलोरी की मात्रा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग निर्धारण हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। उपभोग की जाने वाली मात्रा के आधार पर निर्धारण हमने किया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इतने कैलोरी ऊर्जा से कम ऊर्जा ले रहा है तो वो व्यक्ति निर्धनता के दायरे में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है पहला पॉइंट आपका कि एक विधि तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान का निर्धारण करने की विधि है, ठीक है, यानी कि ऐसे करके यहाँ लिख लेना पहला पॉइंट कि न्यूनतम कैलोरी उपभोग विधि, ठीक है, यानी कि न्यूनतम कैलोरी उपभोग विधि ब्रैकेट में प्रति व्यक्ति व्यय, ठीक है। इसमें आगे लिख लेना, इसके अनुसार यहाँ पर ग्रामीण व्यक्ति को 2400, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है, और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी की न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। यानी ये कहता है भाई ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ज़्यादा जो श्रम करते हैं तो उनके लिए कैलोरी की मात्रा 2400 कैलोरी होनी चाहिए प्रतिदिन की, और वहीं शहरी लोग जो होते हैं वो थोड़े आलसी टाइप होते हैं, इनका कहना ये है इसके अकॉर्डिंग, तो वो थोड़ा कम खाते हैं, लेकिन मेरा मानना है शहरी लोग ज़्यादा खाते हैं। वो अलग बात है, शहरी लोग जो होते हैं उल्टा सीधा ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, इस वजह से उनकी उपभोग जो खाना होता है भोजन, वो भोजन कम खा पाते हैं। तो शहरी लोगों का 2100 कैलोरी होता है, यहाँ पर ये लिखा है, और ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने न्यूनतम कैलोरी वाला देख लिया, इसके अलावा हमने आय के अकॉर्डिंग देख लिया। यहाँ पे आय के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये है सरकार के अकॉर्डिंग कि 2011 में जो निर्धनता रेखा को हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जो 816 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग के रूप में, और शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के रूप में परिभाषित किया गया। कहने का मतलब ये है ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये से कम, यानी 816 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहा है, 816 रुपये से कम खर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। देखिए आपको थोड़ा जानकर भी थोड़ा मतलब मजाक टाइप लगता होगा कि वर्तमान समय में इतनी महंगाई की दर है तब हमारे यहाँ ये आंकड़े रखे गए हैं कि भाई 816 रुपये अगर आप खर्च कर रहे हो, 816 से कम कर रहे हो तो आप निर्धनता रेखा से नीचे हो। तो क्या वाकई में वास्तव में सही है ये? नहीं, सही बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कर क्या सकते हैं, चूंकि हमने पैमाना माप लिया है ऐसा। तो ये सेकंड पॉइंट यही है आपका। इसके अलावा यहाँ पर हमारी सरकार जो है निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE को परिवार की आय के द्योतक के रूप में प्रयोग करती है। यानी हमारी सरकार जो है निर्धन परिवारों को पहचान करने के लिए कि मासिक रूप से प्रति व्यक्ति उपभोग कितना हो रहा है इन परिवार में, पूरे परिवार के सदस्यों में, ठीक है, तो कितना उपभोग हो रहा है मासिक रूप से, एक महीने में जो परिवार के सदस्य हैं कितना उपभोग कर पा रहे हैं कैलोरी का, पैसों का, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम परिवार की आय निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर सरकार का पैमाना यही है, परिवार की आय निकालने के लिए पैमाना ये है कि सरकार जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कमाऊ सदस्य हैं, आपको पता होना चाहिए कमाऊ कितने होते हैं। अच्छा, कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि कितनी जनसंख्या कार्यशील मानी जाती है, किस एज से लेकर किस एज तक की जनसंख्या को कार्यशील माना गया है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। यानी यहाँ पर बच्चे छोड़ दिए जाते हैं और वयस्क छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन आपको बताना ही है किस एज से लेकर किस एज तक की जनसंख्या को कार्यशील माना गया है, ये कमेंट करके बताना है। मैं ये नहीं बताऊंगा, अब आप बताएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब यानी हम परिवार की आय का जो पैमाना निकालते हैं तो वो ऐसे निकालते हैं पूरे परिवार की पहचान के मासिक प्रति व्यक्ति उसमें भोग व्यय कितना है, तो ये परिवार की आय का द्योतक है, यानी परिवार की आय, इससे हम पहचान जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आय और संपत्ति के स्वामित्व के अलावा भी हमारे यहाँ, ठीक है, बहुत सारे कारक हैं। अब देखिए ये मैंने बताया था कि ये कारक जो वर्तमान में आप देख रहे होंगे 816 रुपये प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति व्यक्ति परिभाषित किया गया है। तो इस बात पर भी अर्थशास्त्रियों का मतभेद है, उनका कहना है कि ये सब कोई मतलब विभेद नहीं कर पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से विभेद नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ये पैमाना उपयुक्त नहीं है, ये मुझे भी मालूम उपयुक्त नहीं है, ठीक है, अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं है काफ़ी सारे लोग। अब इसके अलावा एक पैमाना और है, आय और संपत्ति के आधार पर एक पैमाना ये होता है निर्धनता से संबंधित है, इसमें बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जो है पेय जल और स्वच्छता आदि की सुलभता, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये सब भी चीज़ें जो है यहाँ पर देखी जाती हैं, और इसे जो है कहीं ना कहीं सामाजिक कारक के रूप में हम जानते हैं, ठीक है, सामाजिक कारक इसे माना जाता है। यानी कोई व्यक्ति निर्धन है, बुनियादी शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, उसे स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता नहीं मिल पा रही है,
ये सब सामाजिक कारक हैं। इनके लिए तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर निर्भर करती हैं। जातिगत कारक होते हैं कुछ, ठीक है, धार्मिक कारक भी होते हैं कुछ, ठीक है। आपने देखा होगा तमाम ऐसी हमारी जो डिप्राइव्ड कास्टेस हैं, ठीक है, यानी कि जिन्हें हम दलित कास्ट बोल सकते हैं, वो सब इसी दायरे में आती हैं। वही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। यानी वर्तमान में जो निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाला तंत्र है वो ये सामाजिक कारक हैं, यानी जो आप ऊपर सामाजिक कारक ये देख रहे हैं इनको ध्यान में नहीं देता, ठीक है, इन पर ध्यान देता नहीं है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देता है, वो केवल और केवल ये चीज़ें मान लेता है, कैलोरी, ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति कैलोरी कितना ले रहा है और उसकी महीने में खर्चा कितना कर रहा है, बस ये देख लेता है, ठीक है। यानी प्रति व्यक्ति प्रतिमा उपभोग के रूप में कितना खर्च कर रहा है, तो वो बस ये देख लेता है। तो अर्थशास्त्री जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि भाई सामाजिक कारक को भी इसमें ऐड किया जाए। सामाजिक का मतलब यही होता है कि भाई सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति की क्या वैल्यू है, क्या समाज में उसे वो सम्मान मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये सामाजिक बहिष्कार भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा होगा कि तमाम जगह पर सफाई कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, भेदभाव होता है, ठीक है। तो क्या सफाई कर्मी जो हैं उनके साथ दुर्व्यवहार जो होगा तो उस अकॉर्डिंग आप ये कह देते हैं भाई कि भाई वो तो नगर पालिका में काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रही, सैलरी मिलने से क्या है भाई, सामाजिक रूप से तो उनका शोषण हो रहा है, सामाजिक रूप से तो उन्हें बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में उन्हें निर्धनता की रेखा के नीचे माना जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये बात निकल के आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं माना गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नोट कर लेना इसमें अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, कि आय और संपत्ति के स्वामित्व के अतिरिक्त अनेक कारक हैं जो निर्धनता से संबंधित माने जाते हैं, जैसे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और स्वच्छता आदि की सुलभता, ठीक है। चौथे का सब पॉइंट, वर्तमान में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाले तंत्र इन सामाजिक कारकों पर भी ध्यान नहीं देता है, यानी कि सामाजिक कारकों पर भी ध्यान ये नहीं देता है, वर्तमान में निर्धारण करने वाला तंत्र है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ निरक्षरता फैलती है, अस्वस्थता आती है, संसाधनों की अनुपलब्धता से भेदभाव क्रिएट होता है, ठीक है। नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का अभाव मिलता है हमें यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फाइनली एक बात ये कही गई है कि निर्धनता में हमें सामाजिक कारक को भी ऐड करना चाहिए, और सामाजिक कारक जब ऐड कर लेंगे तो निर्धनता निवारण योजनाओं का ध्येय जो हो जाएगा वो मानवीय जीवन में सर्वांगीण सुधार होना चाहिए। यानी कहना है सर्वांगीण में मतलब सभी तरह का हो जाएगा सुधार, यानी हम उसकी गरीबी यानी आय के स्रोत भी हम जनरेट करेंगे, भोजन जैसी समस्याएं उसकी वो भी दूर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक रूप से उसके साथ जो भेदभाव हो रहा है, सामाजिक रूप से उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको भी अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये सर्वांगीण सुधार हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली बात कही गई है, देखिए यहाँ पर अगर सर्वांगीण सुधार की बात करें तो इस दृष्टि से जो विकास का अर्थ होगा वो व्यक्ति के कर्म पथ की बाध्यताओं का निवारण, जैसे उसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनहीनता, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव आदि से मुक्ति दिलाना है। अगर हम सर्वांगीण सुधार को अपना लें तो हमारे सामने ये चीज़ जो है हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से हम मुक्त हो जाएंगे, यानी हमारे जो मानव है, ठीक है, जो निर्धनता का दंश झेल रहा है वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाएगा। किस से, निरक्षरता से दूर हो जाएगा, अस्वस्थता से दूर हो जाएगा, संसाधनहीनता यानी जो उसके पास संसाधन नहीं है उनसे, या फिर नागरिक और राजनीतिक रूप से जो उसे वंचित रखा जा रहा है, ठीक है, वहाँ उसका स्थान नहीं बन पा रहा है, तो उन सब से वो मुक्त हो जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, मेरा मानना ज़्यादा बेटर ये है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके जो पॉइंट्स हैं आप पूरा निबंध लिखने में काम आ जाएंगे, ठीक है। 5 पॉइंट लिख लेना कि निर्धनता निवारण योजनाओं का ध्येय मानवीय जीवन में सर्वांगीण सुधार होना चाहिए। इस दृष्टि से, इसी में सब पॉइंट, इस दृष्टि से विकास का अर्थ होगा व्यक्ति के कर्म पथ की बाधाओं का निवारण, जैसे उसे निरक्षरता, अस्वस्थता, संसाधनहीनता, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव से मुक्ति दिलाना। ये लिख लेना इसमें 5वें का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी सरकार का जो दावा है, इसका दावा ये है कि हमारी जो समृद्धि दर है यानी जीडीपी जो है 1990 के बाद बढ़ती जा रही है। तो सरकार ये कह रही है कि जीडीपी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो हमारे यहाँ निर्धनता में भी कमी हुई है, लेकिन वास्तव में जीडीपी के बढ़ने से हमारे यहाँ निर्धनता कम नहीं हुई है। सरकार तो कह रही है कि हमारे यहाँ कम हुई है, हमने तमाम प्रयास किए, ये है वो है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नहीं, ये सब पर्याप्त बातें नहीं है। जीडीपी बढ़ने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि भाई जो आय के स्रोत है उनका संकेंद्रण कुछ चुनिंदा वर्गों के हाथ में हो, जैसे अंबानी टाइप लोग हों, ठीक है, इनके हाथ में पूरा अर्थव्यवस्था का संकेंद्रण आ जाए, ठीक है, यानी कि इनकी कंपनियां ही देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी को बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना भाई अंबानी इतना कमा रहे हैं तो हर व्यक्ति कमा रहा होगा, तो तमाम लोगों में ये भी मतभेद है अर्थशास्त्रियों में, ठीक है, वही बात कही गई है यहाँ पर लिखा गया है हमारी सरकार का दावा है कि समृद्धि की उच्च दर, कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और 1990 के दशक के आर्थिक सुधार कार्यक्रम में निर्धनता के स्तर में काफ़ी कमी है, ठीक है, ये मानना है इनका। अब देखिए यहाँ पर अनेक विद्वानों ने इस पर वैकल्पिक प्रयोग भी करे हैं। अब जैसे अमर्त्य सेन ने सेन सूचकांक विकसित किया निर्धनता को मापने के लिए, ठीक है, यानी कि नोबेल प्राइज विनर है
आपको पता हुआ, यानी नोबल शास्त्री या अर्थशास्त्र में ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लेना, छठा पॉइंट अब आप लिखेंगे यहाँ पर, छठा पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे कि अमर्त्य सेन ने निर्धनता मापन के लिए एक सूचकांक का विकास किया है जिसे सेन सूचकांक के नाम से नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा हमने और भी कुछ जो है यहाँ पर वर्गीकरण किए हैं, जैसे निर्धनता अंतराल सूचकांक, वर्गित निर्धनता अंतराल, इनका उपकरणों का भी प्रयोग किया, यानी ये विधियां भी हमने क्रिएट की हैं, इसी में लिख लेना छठे सब पॉइंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं भारत में निर्धनों की संख्या, ठीक है। यानी भारत में निर्धनों की संख्या कैसे मापी जाए कि भाई भारत में इतने व्यक्ति निर्धन हैं या नहीं हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है तो उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात कहते हैं, विधि कहते हैं। यानी जनानुपात का मतलब क्या है कि पर कैंडिडेट के द्वारा किया जाता है, हर व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे के जो लोग रह रहे हैं, जो रेशियो में रह रहे हैं, उस निर्धनता रेखा के नीचे दायरे में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट ये लिख लेना, यानी इस विधि को क्या नाम दिया गया, व्यक्ति गणना अनुपात विधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताया गया है, देखिए अभी वर्तमान में तो आपका जो है नीति आयोग उपलब्ध करवाता है आंकड़े, ठीक है, नीति आयोग उपलब्ध करवाता है। पहले योजना आयोग का काम था, पूर्ववर्ती योजना आयोग पहले करवाता था, यानी नीति आयोग जो था पूर्ववर्ती में योजना आयोग के नाम से फेमस था, ये आप जानते होंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि निर्धनता विषयक आधिकारिक आंकड़े योजना आयोग उपलब्ध कराता है, यानी वर्तमान में नीति आयोग, ब्रैकेट में लिखना वर्तमान में नीति आयोग, ठीक है। निर्धनता विषयक जो आधिकारिक आंकड़े हैं ये योजना आयोग उपलब्ध करवाता है, और ये आंकड़े जो आपके NSSO हैं, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा उपभोग व्यय के, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया उपभोग व्यय के आधार पर आंकलित किए जाते हैं, यानी NSSO ये आंकड़े तैयार करता है और बाद में इनके आधार पर ये हमारे यहाँ निर्धनता का पैमाना तैयार करता है। यानी नीति आयोग ये डिसाइड करता है भाई हमारे यहाँ जो व्यक्ति की आय क्या है, व्यक्ति की आय का स्रोत क्या है, ये सब चीज़ें ये फिर डिसाइड करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, तो ये सेकंड पॉइंट पूरा लिख लेना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये चार्ट बनाया गया है। अब देखिए इस चार्ट में एक तो आंकड़े दिखाए गए हैं 1973-74 के, ठीक है, और फिर दिखाए गए हैं 2011 वाले के, यानी कि लाइट ग्रे में जो है यहाँ पर वो 73-74 वाले हैं। 73-74 में पर राज्य में जो राज्य सबसे ज़्यादा गरीबी की दंश झेल रहे थे, वहाँ पर 100% में से कितने लोग गरीब थे ये बताया गया है। जैसे सबसे ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे उस समय उड़ीसा का दिखा रहे हैं। उड़ीसा में 1973-74 में 66% लोग जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। वर्तमान में 2011-12 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पे 36% लोग हैं 100 में से, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने राज्यवार आंकड़े दिखाए हैं कि किन किन राज्यों ने हद से ज़्यादा गरीबी को कम किया। जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य में 11% दिखा रहे हैं, ये राजस्थान में कम दिखा रहे हैं, तमिलनाडु में भी कम दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जैसे आपका मध्य प्रदेश हुआ, ठीक है, बिहार हुआ, आपका उड़ीसा हुआ आपका, ठीक है, इसके अलावा आपका यूपी हुआ, ठीक है, वहीं वेस्ट बंगाल तो कम निकल ही आया है बाहर। तो ऐसे भी कुछ राज्य हैं जो अभी भी वाकई में निर्धनता रेखा में जो चुनिंदा हैं, निर्धनता रेखा में प्रमुख हैं। तो ये उनकी बात हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब पॉइंट हम नोट करते चलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थ्योरी के जरिए, ये मैंने चार्ट आपको दिखा दिया है, अब यहाँ पर हम थ्योरी के जरिए यहाँ पर देखते चलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप नोट करेंगे, 1973-74 में हमारे यहाँ 320 मिलियन से अधिक व्यक्ति जो थे वो निर्धनता रेखा से नीचे थे। और वहीं सन 2011-12 में यह संख्या जो है कम होकर 270 मिलियन रह गई, ठीक है। अगर हम आनुपातिक दृष्टि से देख लें तो आनुपातिक दृष्टि से हमारे यहाँ जो है, यानी कि अनुपात के अकॉर्डिंग देख लें तो 1973-74 में अनुपात के अकॉर्डिंग 100% में से 55% जनसंख्या जो थी वो निर्धनता रेखा से नीचे थी। और वहीं 2011-12 में अनुपात अगर देखें तो अब सरकार ये कह रही है कि भाई 100% में से अब जो पॉवर्टी लाइन है वो मात्र 22% रह गई है, यानी 22% लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है। यानी आनुपातिक दृष्टि से इतना है, और संख्या में देखें तो संख्या में इतना 320 मिलियन 1973-74 में थे और 2011-12 में 270 मिलियन यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। और आनुपातिक दृष्टि से देख लें तो आनुपातिक दृष्टि से यहाँ पर पहले 55% जनसंख्या थी हमारी गरीब रेखा से नीचे 73-74 में, और वहीं 2011-12 में 22% रह गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात कर लें, अगला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि 1973-74 में 80% से अधिक निर्धन जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसे थे, ठीक है। लेकिन ये स्थिति अब तक नहीं बदली है, यानी आज भी 80% जो गरीबी रेखा वाले लोग हैं वो आज भी गाँव में ही रह रहे हैं, ठीक है। वो स्थिति अभी भी नहीं बदली हुई है, ये कह रहा है यहाँ पर आंकड़ा, ठीक है। तो 5वां पॉइंट आप नोट कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर मतलब यहाँ पर यही कहा गया कि भारत में 3/4 से अधिक निर्धन गाँव में ही बसे हैं,
यानी इसका अर्थ यही निकल के आता है कि 3/4 से ज़्यादा जो निर्धन व्यक्ति हैं वो आज भी गांव में ही निवास करते हैं। ये हकीकत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट के आंकड़े बोल रहे हैं यहाँ पर। तो 5वां और 5वें का सब पॉइंट आप नोट कर लें। देखिए ये सब पॉइंट जो होते हैं वो आपको निबंध वगैरह लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब पॉइंट, यानी इन्हीं पॉइंटों इन्हीं फैक्टों के जरिए निबंध लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर बात कही गई है यहाँ पर 1973-74 की, ठीक है, कि 1973-74 में 2073 और 2012 के दौरान भारत में गरीबों का अनुपात 55 से 22 पर आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ राज्य हैं जिन पर एक बड़ा वर्ग है गरीबों का यहाँ पर, जैसे तमिलनाडु हुआ, यूपी हुआ, बिहार, एमपी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इनमें गरीबों का एक बड़ा वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर भी इनमें से कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गरीब हैं, यानी 4 राज्यों में गरीबी का स्तर सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना। अगला पॉइंट यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, 6वां पॉइंट आएगा, यहाँ लिख लेना कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, और उड़ीसा, ये मतलब यहाँ पर इन राज्यों में गरीबों का एक बड़ा वर्ग है, ठीक है। यानी वर्तमान में राज्यों में गरीबों का एक बड़ा वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना इसी सब पॉइंट कि 4 राज्यों में गरीबी का स्तर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी राष्ट्रीय गरीबी स्तर से ऊपर है, ठीक है। ये लिख लेना यहाँ पर। देखिए पहले 6 राज्यों की दिखाई है इन्होंने स्थिति, 6 राज्यों में किस तरह से गरीबी से ऊपर है यहाँ पर, तो वो आपने देख ली स्थिति, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए निर्धनता क्यों होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग आपकी ये है कि निर्धनता होने के कारण क्या क्या है। पहली बात है निम्न पूंजी निर्माण, यानी कि हमारे पास पूंजियां है ही नहीं, पूंजी है ही नहीं, पूंजी होती तो शायद हम कुछ काम धंधा कर पाते, तो पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है हमारे पास, कि हमारे पास आय के कोई स्रोत जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जिनके जरिए हम पूंजी निर्माण कर सकें। दूसरी बात यह आधारिक संरचना का अभाव है। आधारिक संरचना का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं, यानी हम ही और आप लोग, अब हम सभी लोगों के लिए लेते हैं कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आप लोगों ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। ग्रेजुएशन पूरी होने के बावजूद भी, यानी देखिए गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ये बात आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब्स सीमित हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा प्राइवेट जॉब्स भी हैं, वो भी नहीं है। यानी अगर आप देखेंगे देश में तो प्राइवेट जॉब्स भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या का एक तबका जो शिक्षित हो रहा है, तो वो जनसंख्या का तबका क्या काम करेगा, कहाँ जाएगा, किस कार्य के लिए वो उपयोगी होगा, ठीक है। तो एक सवाल सबके मन में उठता है। तो हमारे पास सबसे बड़ी बात है आधारिक संरचना का अभाव है, जिसके जरिए हम ये, आपने देखा होगा सरकार तमाम जो है योजना चला रही है, प्रधानमंत्री कौशल योजना, फलानी योजना, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब योजनाएं तो चला दी सरकार ने, लेकिन जब हमारे पास आधारिक संरचना ही नहीं है तो इन योजनाओं का फिर क्या मतलब रह जाएगा। यानी आप लोग लड़कों को या युवाओं को जो है शिक्षित कर रहे हैं, कौशल प्रदान कर रहे हैं, उसके जरिए कह रहे हैं कि भाई ये लड़के लग जाएंगे, कंपनियों में लग जाएंगे, फलानी जगह काम करने लगेंगे, लेकिन हकीकत बात यह है कि जब कंपनियों की संख्या उतनी ही है, कंपनियों की संख्या बढ़ोतरी नहीं हुई है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब की बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो ऐसे में जो वर्तमान में जो युवा वर्ग जो निकल रहा है वो कहाँ जाएगा, यानी आधारिक संरचना का अभाव है। अगली बात है मांग का अभाव है। मांग का अभाव आप देख रहे होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है डे बाई डे अपडेट हो रही है, हर जगह जो है टेक्नोलॉजी ने जो है अपना पैर पसार रही है, और वहीं भी रोबोटिक्स का एक जमाना आ गया है। यानी अब आप देख रहे होंगे ज़्यादातर कंपनियों में रोबोट कार्य कर रहे हैं। यानी अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह की वहाँ पर देखें तो वहाँ पर जो डिलीवरी, यानी कि अमेरिका वगैरह के अपेक्ष में अगर देखें तो वहाँ पर डिलीवरी बॉयस नहीं करते, यानी पैकिंग वगैरह जो है डिलीवरी बॉयस नहीं करते हैं, वहाँ पर पैकिंग वगैरह रोबोट के जरिए करवाई जाती है। आपने अगर वीडियो वगैरह देखे हो यूट्यूब पर तो ऐसे करके देखी होंगी आपने। तो ऐसी अगर मान लीजिए कोई ऐसी तकनीक भविष्य में याद होती गई तो ये वाकई में देखने के लिए हमारे लिए समस्या होगी कि हमारे यहाँ इतनी विशाल जनसंख्या जो है, जब हमारे यहाँ मांग होगी नहीं तो वो रोजगार कहाँ प्राप्त करेगी, ठीक है। और जनसंख्या का दबाव तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव है। सामाजिक कल्याण व्यवस्था का मतलब ये है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जो सेवाएं हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, यानी बुनियादी सेवाओं का अभाव है। तो इस वजह से हमारे यहाँ निर्धनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये सब कारक जो है वो आप लिख लेना, इन कारकों पर आप पूरा निबंध आप लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चारों कारक, जो 5 कारक हैं, 5 कारक आप लिख देना, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कहानी बताई गई है, अंग्रेजी राज में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और कैसे कैसे हम गरीब हुए, कैसे कैसे क्या हुआ, वो सब कहानी आप पढ़कर आए हैं। एक बार मैं फिर से जिक्र कर देता हूँ, आपको पता होगा। देखिए अंग्रेजों ने जो हमें औपनिवेश बनाया था, औपनिवेश का उद्देश्य यही था
कि हमें भारत को बड़े स्तर पर औद्योगिकरण करना है, यानी यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट करना है। और अपने यहाँ जो इंग्लैंड में लंकाशायर है, एक जगह है लंकाशायर, वहाँ पर उद्योगों के जो कारखाने खुल रहे थे उनके कारखानों को हमें सुदृढ़ करना है, यानी उन कारखानों के लिए भारत को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करना है, और उन कारखानों से बना हुआ जो कच्चा माल है उसे प्रसंस्कृत करके उन्हें भारत को ही लोगों को ही बेचना है। तो ऐसे करके भारत के लोगों से, कहते नहीं आम के आम गुठलियों के दाम, यानी इनको शोषण भी करेंगे इनसे और इनको अपना माल भी बेचेंगे, हम दोहरा लाभ इनसे कमाएंगे। तो ऐसे करके आपने देखा होगा कि भारत के लोग जो थे वो हद से ज़्यादा गरीब होते गए। उसके अलावा इन्होंने उद्योग धंधे जो भारत में थे उन्हें अपनी नीतियों के जरिए, उनकी अपनी जो कुचक्र वाली नीतियाँ थी उनके जरिए उन उद्योग धंधों को कुचल के रख दिया, ठीक है, जिसके जरिए भारत में तमाम लोग जो थे इन सेक्टरों से जुड़े हुए थे, सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए थे, पटसन उद्योग से जुड़े हुए थे, तमाम उद्योगों से जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए और भुखमरी की कगार पर पहुंच के भूख से मर गए। और इस दौरान हमारे देश में कुछ अकाल भी पड़े। अकाल के दौरान एक विशाल जनसंख्या की भी मरी इसलिए जनसंख्या, वो आप जानते हैं कि इन लोगों ने कोई भी सुधार के कदम उठाए ही नहीं थे, ठीक है, ना उन्होंने फसली सुधार के कदम उठाए, ना जमीन के सुधार के कदम उठाए, ठीक है, ना ही इन्होंने किसानों की समस्याओं का हल ढूंढा, कुछ भी नहीं ढूंढा। यानी इन्हें तो केवल ये मतलब था अंग्रेजों को कि हमें यहाँ से लूटना और खसोटना है, ठीक है, एक आसान शब्दों में कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर उसका दंश देखते आ रहे हैं। और 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये दंश जो है 1947 तक था। 1947 में जनसंख्या तो वही थी, यानी जो चीज़ें 200 सालों से हम प्रताड़ना झेलते आ रहे थे, तो प्रताड़ना का असर 1947 में देखने को आपको मिला ही मिला है, ठीक है। 1947 के बाद फिर हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनके जरिए हमने कितना कवर किया वो आपने यहाँ पे चैप्टर में नोट कर लिया, देख लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वर्तमान में बात करें कि आज भी अगर देखा जाए तो आज भी ग्रामीण जनता जो है वो उसकी जीविका का मुख्य आधार कृषि है, यानी भूमि है। भूमि उनको प्राथमिक परिसंपत्ति है और भूमि से जो सामिथ्य को ही भौतिक संपन्नता का प्रमुख निर्धारक भी माना जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। और ये भी कहा जाता है यहाँ पर कि जिसके पास ज़मीन है वही जीवन स्तर सुधारने में समर्थ हो सकता है। ये बात हकीकत है, यानी जो व्यक्ति अपनी ज़मीन के जरिए 2 वक्त का रोटी यानी अनाज उपजा सकता है वो बाकी में अपना जीवन स्तर भी सुधार लेगा, यानी उसके पास खाने की तो टेंशन नहीं है कम से कम, ये कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में। तो हकीकत बात है कि आज भी ग्रामीण परिवेश की जनसंख्या जो है, बड़ा तबका जो है 80% से ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि आज भी ग्रामीण में ही निवास कर रहा है, गरीबी रेखा से नीचे लोग ग्रामीण परिवेश में ही निवास कर रहे हैं, ठीक है। और सभी का आधार वही है, भूमि है, यानी जिसके पास भूमि है वो तो बहुत बढ़िया है, जिसके पास भूमि नहीं है वो गरीब है, निर्धन है, ठीक है, वो आप देख पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है सरकार ने प्रोग्राम नहीं किए, सरकार ने तमाम प्रोग्राम चलाए भूमि आवंटन वगैरह, लेकिन आपने उन सब प्रोग्रामों में क्या क्या खामियां थी, क्या क्या त्रुटियां थी जिनकी वजह से उनका लाभ नहीं मिल पाया गरीबों किसानों को, वो आप पिछले अध्यायों में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पुनर्वितरण की नीति असफल रही, आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पहले अध्याय में, ठीक है। इसके अलावा आपने ये सब देख लिया यहाँ पर कि जो जीविका निर्वाह फसलों पर, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ जो किसान है वो जीविका यानी मुश्किल से जीविका ही निर्वाहित कर पा रहे हैं, कैसे भी करके अपना खर्ची चला पा रहे हैं खेती की जमीनों से, कोई ज़्यादा उन्हें बचत नहीं हो रही है। बचत इसलिए नहीं हो रही, सबसे बड़ा कारण आपने एक कारण देख लिया, जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। सबसे बड़ा कारण हमारे देश में जो है गरीबी का होने का रीज़न ये है, जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है। जनसंख्या इतनी विशाल जो है बढ़ती जा रही, दबाव बढ़ता जा रहा है, और ऊपर से हम जो आधारिक जो संरचना है, हमारी आधारभूत ढांचा है वो भी हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, सुदृढ़ नहीं है। कल्याणकारी योजनाएं जो है हमारे यहाँ नहीं चलाई जा रही हैं, यानी कल्याणकारी योजनाएं अगर हमारे यहाँ चलाई हैं तो हो सकता है जनसंख्या को कौशल में तब्दील कर सकती हैं, ठीक है, यानी कि तमाम रोजगार, तमाम कौशल में विकसित करवा के, कौशल रोजगार वगैरह के प्रशिक्षण देकर इन्हें जो विकसित कर सकते हैं। जैसे चाइना ने अपने जनसंख्या का सदुपयोग किया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है, भविष्योन्मुखी कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बातें और कही गई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि SC ST जातें जो हैं ये भी वाकई में उभर नहीं पा रही हैं। खैर ये सब बातें ये कही गई हैं यहाँ पर कि SC ST नहीं उभर पा रही है। देखिए सरकार ऐसा नहीं है जो कदम नहीं उठा रही, तमाम कदम उठा रही है, खास करके रिजर्वेशन वगैरह भी दे रही है, ठीक है, यानी आरक्षण वगैरह भी प्रदान कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह पर। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी जो मेरे नज़रों में समस्या ये है, ये तो यहाँ पर किताब में तमाम बातें लिखी होती हैं, मेरी नज़र में सबसे बड़ी समस्या जो है आपकी भारत की पॉपुलेशन है। आप इसे अगर कवर नहीं करें, कंट्रोल नहीं करेंगे तो यकीन मानिए हमारे देश में गरीबी बढ़ेगी, ठीक है। हकीकत बात यही है, यानी कि जिसके पास आज से 4 साल पहले या 20 साल पहले 10 बीघा जमीन थी, ठीक है, अब उसके 2 बेटे हो गए, 2 बेटों 5-5 बीघा बट गई जमीन, अब 2 बेटों के 2-2 बेटे और हो गए, उनमें 2.5 बीघा बट गई, ठीक है, 2.5 बीघा हो गई। तो ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं भाई कि कहाँ से वो लोग अपनी जो है जीविकोपार्जन कर लेंगे, वो केवल निर्वाह ही कर पाएंगे, खेती पर निर्वाह कर पाएंगे, यानी अपना खाना खर्चा ही चला पाएंगे, वो उससे कमा तो पाएंगे ही नहीं। यानी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि, इसको कवर करना है। देखिए आज मैंने एक न्यूज़पेपर देख रहा था, न्यूज़पेपर नहीं है चूंकि वो एक यानी कि पुलिस वालों का एक ग्रुप है पूरा, यानी कि वहाँ पर तमाम जगह राज्यों के पुलिस वाले उसमें ऐड हैं, तो वहाँ पर मैं भी ऐड हूँ उसमें। तो मैंने वहाँ पर देखा एक फोटो एक पोस्ट की गई, एक अखबार की कटिंग, उसमें एक व्यक्ति था जो बाइक से जा रहा था, बाइक पर उसके 6 बच्चे बैठे हुए थे, साथ में पत्नी थी, ठीक है, और
लॉकडाउन में उसका कारण पूछा गया, भाई कोरोना के लॉकडाउन में पुलिस वालों ने पूछा कि भाई कहाँ ले जा रहे हैं, तो उसने कहा कि जो हमारी पत्नी है उसको डिलीवरी होने वाली है, इसके लिए हम ले जा रहे हैं, यानी 7वें बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। तो वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने चालान नहीं काटा, उसका फोटो लेकर ये देख उसे शुभकामनाएं दी कि भाई जाओ आप। तो ये हकीकत है हमारे यहाँ। यानी आप देख रहे होंगे लोग कहते हैं हम गरीब हैं, गरीब होने के बावजूद भी 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हैं। तो आप कल्पना कीजिए जिसके यहाँ 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे होंगे तो क्या हर चीज़ जो है हर जिम्मेदारी सरकार उठाएगी? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। और कुछ लोग इसे जो है धर्म से जोड़ देते हैं, जातिगत आधार पर जोड़ देते हैं, इसे वोट बैंक की राजनीति बनाते हैं। यही सबसे बड़ा गलत कारण है हमारे देश में विकास अवरुद्ध होने का। ठीक है, यानी इसी वजह से हमारे देश में कोई भी नीतियाँ प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती हैं, विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर सरकार अगर बात करे या कोई अगर ये मुद्दा उठाए कि सरकार यहाँ पे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के लिए नसबंदी प्लान वगैरह तमाम जो योजनाएं हुए जनसंख्या को रोकने के लिए उठाए जाएं, परिवार नियोजन किए जाएं, लेकिन इस सब प्लानों को कहीं ना कहीं लोग राजनीति से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं, भाई फलाने धर्म पर हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसे में सारी योजनाएं चौपट हो जाती हैं। हकीकत बात यह है कि हम इस चीज़ पर अगर फोकस कर लें, पॉपुलेशन पर फोकस कर लें, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें, तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो वही सब बातें यहाँ पर कही गई हैं इस अध्याय में आगे तक। तो आपने यहाँ पर वही सब चीज़ें नोट कर ली। अब देखते हैं यहाँ पर निर्धनता निवारण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम, कि हमने निर्धनता निवारण के लिए क्या क्या नीतियाँ चलाई, क्या क्या कार्यक्रम अपनाए, वो बातें यहाँ पर कही गई हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, आपको पता होगा पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही था कि हमें सबसे पहले खाद्यान्न आपूर्ति जो है उसको सुनिश्चित करनी है। खाद्यान्न आपूर्ति में हमें जो है आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, इसके अलावा खाद्यान्न आपूर्ति का मतलब ये था कि किसानों को जो है भूमि वगैरह प्रदान करना, भूमिहीन किसान, खेतिहर किसान उनको भूमि वगैरह देना, तो ये था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य बताया गया है। यहाँ पर ये पंचवर्षीय योजना है सरकार लेके आई निर्धनता निवारण के लिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था वो यही था, ठीक है, कि वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की अंतःप्रेरणा का उदय तो निर्धनता और आय, संपत्ति तथा दूसरे अवसरों की असमानताओं से होता है। ठीक है, यानी कि इनका मानना ये था यहाँ पर कि जो वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की जो अंतःप्रेरणा का उदय है, निर्धनता और आय, संपत्ति और अवसरों की असमानताओं से होता है। ठीक है, यानी कि ये अंतःप्रेरणा इनकी उदय हो रही है, तो इनसे कौन कौन से कारक हैं इसमें? निर्धनता है, आय है, कमाई है उनकी, संपत्ति है, अवसरों की समानता है, इनसे यहाँ पर यहाँ पर प्रेरणा का उदय या फिर एक उथल पुथल मची हुई है। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही थी। दूसरी योजनाओं में इन्होंने रखा था 1956-61 में ये कहा गया कि आर्थिक विकास के अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम भागशाली वर्गों तक पहुंचने चाहिए। तो ऐसे करके इन्होंने तमाम टारगेट बनाए, तमाम लक्ष्य रखे। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट ये नोट मत करना अभी। तो यहाँ पर सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए वो मैं यहाँ पर पहले चर्चा कर लेता हूँ। देखिए सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति अपनाई। त्रिआयामी का नीति का पहला टारगेट ये था समृद्धि आधारित रणनीति, यानी कि समृद्धि आधारित रणनीति ये था, कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले देश में जीडीपी को समृद्ध करना है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की जो है दर है उसको निश्चित करना है, उसको सुनिश्चित करना है। क्योंकि जीडीपी बढ़ पाएगा तभी सरकार जो कार्यकारी योजनाएं वगैरह चला पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी हमें पैसे की जरूरत थी। आपने देखा होगा 1990 का जो वित्तीय संकट था, वित्तीय संकट इतना हमारा विकराल था कि हम 15 दिन के लिए पेट्रोल डीजल भी नहीं खरीद पा रहे थे विदेशों से। ठीक है, इतना हमारे पास पैसा नहीं बचा था। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास सामने यही थी कि कैसे हम जीडीपी को सुदृढ़ करें। जीडीपी को सुदृढ़ कर देंगे तो समाज के हर वर्ग को हम लाभ पहुंचा देंगे, तमाम कल्याणकारी कार्यकारी योजना भी चला लेंगे। ठीक है, तो इसमें ही सब पॉइंट आप नोट कर लेना कि सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति अपनाई। पहला सब पॉइंट, पहली समृद्धि आधारित नीति थी। ठीक है, तो इसमें लिख लेना यह इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि के सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि के प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये समाज के निर्धनतम वर्गों में भी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। ये आर्थिक पहली समृद्धि आधारित रणनीति इसी आधार पर थी। ठीक है, ये आपने पहला पॉइंट और पहले का पहला सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसमें आपने देखा भी था कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास हुआ। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने औद्योगिक विकास, बड़े बड़े उद्योग धंधों को टारगेट किया था। ठीक है, हरित क्रांति लेकर आए हम 60-70 के दशक में। ठीक है, हरित क्रांति का पहला चरण, दूसरा चरण हमारे यहाँ गुजरा, वो भी हमने देखा। वो सब इन्हीं प्रयासों के तहत किया गया, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के तहत। ठीक है, इनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर वही बात कही गई कि जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा हमारे यहाँ एक कारण रहा, जिसने जो आर्थिक समृद्धि वाली अवधारणा थी इसको कहते नहीं बट्टा लगाया। वो हकीकत बात है। जनसंख्या वृद्धि हमारे यहाँ जो थी, इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी हुई। प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये हुआ कि भाई एक व्यक्ति कमाने वाला है और 10 लोग उसमें घर में खाने वाले हैं, तो प्रति व्यक्ति आय तो कम रह ही जाएगी। ठीक है, यानी एक व्यक्ति केवल कमा रहा है, 10 व्यक्ति बैठ के खा रहे हैं। अब कुछ लोगों का मानना ये है वर्तमान परिवेश में कि भाई मान लीजिए जिसके घर में 10 व्यक्ति होंगे तो वो ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप ये क्यों नहीं सोचते हैं 10 व्यक्तियों के हिसाब से संसाधन तो नहीं है, नौकरियां सीमित हैं, रोजगार सीमित हैं, तो 10 व्यक्ति कहाँ से कमाएंगे खाएंगे, ठीक है। तो लोग नहीं सोचते हैं, लोग उल्टा सोचते हैं, लोग ग्रामीण परिवेश में सोचते हैं हमारे ज़्यादा बेटे होंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो हम ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा सुखी रहेंगे। ज़्यादा सुखी नहीं रहते हैं हम। यानी अगर यो आपको इतने पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, अगर आप इन्हें ढंग से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, आप इन्हें अच्छी कौशल या ज्ञान अर्जित नहीं करवा पा रहे हैं, तो यकीन मानिए बोझ ही बन जाएंगे आप पर, ठीक है, ये कमा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन वही सब चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं कि ये सब चीज़ें करने का प्रयास किया गया सरकार ने, लेकिन सबसे बड़ी हमारी कमजोरी रही वो जनसंख्या वृद्धि रही, ठीक है, वो आज भी है। आगे बढ़ते हैं। अगली इन्होंने जो योजना फिर बाद में बनाई इन्होंने, ठीक है, यानी पहले तो समृद्धि आदत रणनीति इन्होंने बनाई। दूसरी रणनीति इनकी ये थी, ठीक है, सेकंड रणनीति इनकी ये थी, सब पॉइंट, कि अतिरिक्त परिसंपत्तियों और कार्य सृजन, ठीक है, के साधनों द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना, इन्होंने ये कहा कि अतिरिक्त परिसंपत्तियों और कार्य सृजन के जरिए, ठीक है, अतिरिक्त परिसंपत्तियां देते हैं, कार्य सृजन यानी काम के अवसर देते हैं उन्हें, तो रोजगार के साधन जो है निर्धनों के लिए और आय का स्रोत भी उनके लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से दूसरी नीति जो थी, यानी इसी का सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट का सब पॉइंट, इस दूसरी नीति को हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया, ठीक है। ये दूसरी नीति जो होती है इनकी, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए परिसंपत्तियां वगैरह प्रदान कर दें उन्हें, ठीक है। कुछ हमने जो है खेत वगैरह देते हैं, जोतें वगैरह प्रदान करते हैं खेतों की, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे कल्याणकारी योजनाएं वगैरह चला दें जहां पर वो काम कर सकें, जहां से उन्हें रोजगार मिल सके, ठीक है। तो ये सब चीजें कही गई हैं इसमें। इसी को देखते हुए, ठीक है, इसी क्रम में 1970 में जो है दशक में एक कार्यक्रम चलाया गया था, काम के बदले अनाज। 1970 में चलाया गया था, 1977-78 में चलाया गया था प्रोग्राम ये वाला, काम के बदले अनाज, यानी काम करेंगे, काम के बदले आपको अनाज मिल जाएगा, ठीक है। तो वो इसी का हिस्सा था, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं कि फिर हमने कुछ स्वरोजगार के आधार पर कार्यक्रम भी हमने चलाए इसी में ही, ठीक है, यानी कि हमने लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए फिर हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ विकास की दृष्टि से सुधार किए, ठीक है। यानी इसी में अगला सब पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना, इसी में ही कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, यानी अधिकतर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दृष्टि पर आधारित है, ठीक है। इसमें नोट कर लेना आप, इसी में ही अब आप लिखेंगे कौन कौन से। यहां पर एक आपका कार्यक्रम चलाया गया था, जैसे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका नाम है REGP, ठीक है, यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, 1995 में चलाया गया, 10वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित, इसी में लिख लेना जैसे, ठीक है, यानी अधिकतर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित जैसे REGP है, ठीक है, लिख लेना ये कब 1995 में चलाया गया, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री की रोजगार योजना है, ठीक है, PMRY है ये, ठीक है, ये 1993 में चलाया गया, 1993 में चलाया गया, 1993 में लिख लेना आप, 1993 में चलाया गया ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया गया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, ये चलाया गया था 1 दिसंबर 1997 से, 1 दिसंबर 1997 से प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ये जिनका एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या था, यहाँ पर जो आपका ये ऊपर वाला प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ठीक है, तो इनका उद्देश्य ये था स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है, और ये खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। यानी ऊपर वाला जो प्रोग्राम था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, यानी कि जो इसे क्रियान्वित किया जा रहा था यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें यह हो रहा था कि इसके अंतर्गत छोटे जो उद्योग थे इनको लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता वगैरह प्रदान की जाती थी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो देखिए अब ये नोट करके आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरा मानना ये है, वरना लाइनें जो हैं वो बहुत उबड़ खाबड़ हो जाएंगी, यानी उल्टी सीधी हो जाएंगी, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर, जो आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया गया, लिख लेना आप, REGP प्रोग्राम 1995 में लिख लेना, ठीक है, इसके माध्यम से क्रियान्वित किया गया। और इसमें लिख लेना लाइन एक नोट करके, नोट बंद करके पहली लाइन लिख लेना, इसके अंतर्गत जो है छोटे उद्योग लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। वहीं नोट 2 में लिख लेना आप, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना नोट 2 में लिख लेना, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जो है आवास मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके में क्या किया जाता है कि किसी वर्ग के परिवार को, शिक्षित परिवार को उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है, ये लिख लेना यहाँ पर इसी में नोट 2 में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत
स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में क्या होता है, ठीक है, इसका उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के और मजदूरी पर रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करना है, ठीक है। और इसे अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया गया है स्वर्ण जयंती शहरी ग्रामीण रोजगार को, तो इसे नोट 3 के रूप में लिख लेना आप, ठीक है। तो ऐसे करके आपने जो प्रोग्राम थे इनके बारे में जान लिया, कब कब लॉन्च हुए हैं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में, PMRY 1993 में, ठीक है। और जो आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है ये 1997 में ये आई है, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखिए इन प्रोग्रामों में से कुछ प्रोग्रामों की जो नीतियां थी वो चेंज कर दी गई। पहले क्या था, कोई पैसा जो होता था वो पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाता था। फिर 1900 बाद के दशक में 1990 के दशक के बाद ये महसूस किया गया कि इस बात का भी कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। तमाम लोग जो हैं जो कि पैसे में आर्थिक रूप से संपन्न है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात का दुरुपयोग उठा रहे हैं, यानी बैंक से कर्ज वगैरह ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, और उस लोन को कर्ज लेने के बाद भी दूसरे लोगों को कर्ज दे रहे हैं, यानी ज़्यादा ब्याज की कीमतों पर दूसरे लोगों को कर्ज पर दे देते हैं, और वास्तव में कोई उद्योग धंधा भी कर ही नहीं रहे हैं, यानी कर्ज के दम पर कर्ज लेकर जो है उसी से खा रहे हैं, ठीक है। तो फिर बाद में सरकार ने नीतियां बदली। बाद में फिर सरकार ने ये कह दिया कि आप सहकारी समूह बनाइए अपने, यानी अपना पूरा एक ग्रुप बनाइए, पूरा ग्रुप का फॉर्मेशन कीजिए, जो जो रोजगार उसमें संबद्ध व्यक्ति हैं वो सब मिलकर आवेदन कीजिए, तब हम आप उस स्वयं सेवी समूह को आप हम अनुदान राशि देंगे, तब हमें पता तो चलेगा कि हाँ बाकी व्यक्ति जो हैं यहाँ पर 10 या 12 व्यक्ति वो मिलकर एक पर्टिकुलर रोजगार करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले ये होता था भाई कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, बैंक मैनेजर वगैरह इनकी मिली भगत से एक एक व्यक्ति को, यानी कि संपन्न व्यक्ति उनके लिए लोन निकलवा रहे हैं, लोन पास हो रहे हैं, तो ये होता था। लेकिन ये स्थिति आज भी चल रही है, इसमें चेंज नहीं हुआ है, ये आज भी वही स्थिति है। यानी आप देखते होंगे बैंकों की मिली भगत, तमाम NPA बढ़ रहा है बैंकों पर, वो बड़ी इसी वजह से रहा है। सब में बैंकों की मिली भगत, बैंकों की ऊंचे ऊंचे लेवल के अधिकारी हैं, वहीं साठगांठ हो जाती है, तो हकीकत है वो, ठीक है। विजय माल्या, नीरव मोदी आपके सामने एग्जाम्पल हैं इस चीज़ों के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी आधार पर हमने, यानी कि ये तो हमने देख लिए, अब यहाँ पर हमने इसी आधार पर हमारा अगला जो प्रोग्राम था इसी में, ठीक है, नोट 3 में लिख लेना आप। अब ये था हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल और निर्धन लोगों को मजदूरी देने का, रोजगार सृजन का अवसर प्रदान करने के लिए प्रोग्राम था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर नोट 3 में लिखेंगे आप, ठीक है, कि अगस्त 2005 में संसद में एक विधेयक पारित कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक वयस्क को 100 दिनों तक के लिए अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराने के लिए गारंटी देने का निर्णय किया गया, ठीक है। और नोट में ही सब पॉइंट लिख लेना, इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का नाम दिया गया, और ये लागू जो हुआ था सन 2006 से लागू हो गया था। 2005 अधिनियम था इसका और 2006 से ये लागू हो गया था, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लेना इसमें। अगला सब पॉइंट इसी में नोट कर लेना, नोट आपका कौन सा नोट चौथा चल रहा होगा, नोट चौथा। इसी में 2013-14 में इसमें लगभग 5 करोड़ परिवार इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के अवसर दिए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो रोजगार का साधन है, तीसरा आपका पॉइंट अब आप पढ़ेगा सब पॉइंट, निर्धनता निवारण की दिशा में तीसरा आयाम जो है लोगों को न्यूनतम आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना है। न्यूनतम आधारभूत सेवाओं का मतलब ये है कि हम उन्हें सस्ता अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, या फिर सामाजिक उत्थान की भावनाएं उनमें अगर प्रसिद्ध जगहें, तो यकीन मानिए, ठीक है, कि लोग जल्दी से जल्दी अपनी निर्धनता को दूर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही कही गई है, इसमें लिख लेना कि इस विधि के अंतर्गत निर्धनों के उपभोग, रोजगार अवसरों का सृजन तथा स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार की संपूर्ति की जाएगी। यहाँ 3rd का सब पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है। और यह विधि 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई है, ये लिख लेना आप, ठीक है। तो आपने ऐसे करके तीनों आयाम पढ़ लिए जिसके जरिए इन्हें जनसंख्या को उभारना है, ठीक है, यानी जनसंख्या को बाहर निकाल के लेके आना है, ठीक है। तो इसके जरिए हमने कुछ कार्यक्रम भी चलाए यहाँ पर, यानी कि कुछ हमें एकीकृत कार्यक्रम भी चलाए जिसके जरिए ये सब समस्याएं हैं, यानी सामाजिक उत्थान वाले जो कार्यक्रम है हमारे, ठीक है, आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कार्यक्रम भी चलाए हमने। तो वो कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है, ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना है, ठीक है, जिसमें आंगनबाड़ी वगैरह आप देख पा रहे होंगे, मध्यावकाश भोजन योजना है, मिड डे मील वगैरह है, वो इसी के अंग हैं, ठीक है, यानी कि इसी जो कल्याणकारी योजना के बारे में आपने जिक्र किया तीसरे आयाम के बारे में, ठीक है। तो ये आधारभूत यानी न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं के तहत ये योजनाएं पर जो है ये लाभ दिए जा रहे हैं, जो आप वर्तमान में आप देख पा रहे हैं। तो इसी में लिख लेना
सब पॉइंट करके, अगला सब पॉइंट बी सब पॉइंट बना लेना। आई होप बी सब पॉइंट आया होगा यहाँ पर, ठीक है, कि निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को, ठीक है, यानी कि तीसरे सब पॉइंट का बी सब पॉइंट है, ठीक है, प्रभावित करना है। 3 प्रमुख कार्यक्रम इसमें आ जाते हैं। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है, जैसे राशन से जो मिलता है, अनाज वगैरह मिलता है वो। एकीकृत बाल विकास योजना, कुपोषण वगैरह बच्चों को आइडेंटिफाई करने, टीकाकरण वगैरह कार्यक्रम, ठीक है, आंगनबाड़ियों के जरिए होता है। इसमें मध्यावकाश भोजन योजना, मिड डे मील, वो आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और प्रयास किए गए इन क्षेत्रों में न्यूनतम अल्प सहायता आधारभूत संरचना बनाने के लिए, ठीक है, जो लोग क्षेत्र पिछड़े हुए थे रोजगार की दृष्टि से। तो यहाँ पर सी सब पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना आधारित संरचना और आवास की उपलब्धि की दिशा में किए जा रहे ये प्रयास हैं, ठीक है। यानी इस दिशा में हमने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, तो ये हमारी किसमें आधारित संरचना की और आवास की में उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने ये रखे थे टारगेट, ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो आपने थर्ड सब पॉइंट के सी सब पॉइंट तक यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। देखिए इन सब की जो डेटा वगैरह हैं वो आप लोग खुद देख लेना, गूगल से गोल कर लेना, मिल जाएंगी डेटा वहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये सन 2000 में आई है, ठीक है, सन 2000 में आई है। ग्रामोदय योजना सन 2001 के मध्य आई है, ठीक है, सन 2001। और वहीं जो आपकी वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना है वो सन 2001 में आई है, ठीक है। यानी सब ये यानी कि नियरवा ही आई हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है सन 2000 में आई हुई है, ठीक है, लिख लेना इनकी डेट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ऐसे करके हमने जो है आधारिक संरचना सुधारने के लिए ये सुधार कुछ प्रयास किए, कुछ हम यहाँ पर नीतियाँ लेकर आए जो आपके सामने हमने रखी हैं नीतियाँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम भी चलाए हमने, परमानेंट कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है, एकीकृत बाल विकास, ठीक है, योजना मध्य विकास, ठीक है, ये सब हमने कार्यक्रम चलाए। इसके अलावा हमने इसी श्रृंखला में कुछ और कार्यक्रम हमने चलाए हैं यहाँ पर। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि तमाम निर्धन महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना वगैरह है, ठीक है, या फिर तमाम निराश्रित वृद्धजन है जिनका कोई नहीं है पालनहार, ठीक है, तो उनके लिए हमने तमाम पेंशन स्कीम चलाई हैं। तो ये सब इसी का अंग है। इन आधारिक न्यूनतम सुरक्षा के तहत हम जो प्रदान कर रहे हैं सेवाएं वो इसी का अंग है, आधारिक संरचना के तहत ही आती हैं सब चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आती हैं न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं के तहत ही आ रही हैं, ठीक है। तो इसी में आप डी सब पॉइंट कर लेना, ठीक है, डी सब पॉइंट करके यहाँ पर आप लिख लेना है इसमें लिख लेना कि सरकार के कुछ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी हैं जिनमें निराश्रित वृद्धजनों को निर्वाह, निर्धन महिलाओं, अकेली विधवाओं को निर्वाह योजना के अंतर्गत, जो कि निर्वाह योजना के अंतर्गत आते हैं, लिख लेना ऐसे करके, ठीक है। इस सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी हैं जो ठीक है, जिन्हें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रही है। इसके अंतर्गत निराश्रित वृद्धजनों को निर्वाह के लिए पेंशन, ठीक है, अति निर्धन महिलाएं और अकेली विधवाएं भी इसी योजना के अंतर्गत आती हैं, लिख लेना है ऐसे करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही करके प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई, यानी कि ये शुरुआत करने का लक्ष्य यही था कि जो भाई गरीब किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनको वास्तव में जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल ही नहीं पाता है। बिचौलियों जो कहते नहीं, बीच वाले लोग हैं, सरकार की तरफ से 100 रुपये चलते हैं ऊपर से आके, तो उन तक आते आते मात्र वो 5 रुपये रह जाते हैं, यानी बीच में 95 रुपये गायब कर दिए जाते हैं। तो सरकार ने ये कहा कि भाई अब हम ऐसी स्कीम लेके आएंगे जिसके जरिए हम ऊपर से 100 रुपये डालें तो उनके खातों में पहुंच जाए, ठीक है, डायरेक्ट उनके खातों में पहुंच जाए, डायरेक्ट अपना पैसा निकाल सकें वो लोग। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सन 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। उद्देश्य यही था कि भाई आपके पास अगर छोटी छोटी बचतें हैं, तो अगर छोटी छोटी बचत हैं उसे आप बैंक में अपने पैसे के रूप में आपसे डालिए, ठीक है। तो वहाँ पे खाते खुलवाए गए, रिकॉर्ड तोड़ खाते खुले। एक इसका गिनीज जो बुक में इसका नाम भी दर्ज हुआ है, सबसे ज़्यादा खाते खुलने में इसके तहत खाते खुले हैं बैंकों में, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, ठीक है। तो लक्ष्य यही था कि भाई तमाम जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, यानी कि आप देख रहे होंगे भ्रष्टाचार हर लेवल पर व्याप्त है, तो हमारे यहाँ जो पैसा ऊपर से 100 रुपये चलता था वो पहुँचते पहुँचते 5 रुपये रह जाता था। तो वो ऐसी स्थिति क्रिएट ना हो, यानी कि अगर कोई योजना है उसका लाभ लेना है तो डायरेक्ट उसका, कहते नहीं है, डायरेक्ट उसका जो लाभ है उसके बैंक यानी कि खाता धारक के खाते में आए, ठीक है, यानी कि जो है, यानी कि जो प्राप्त करता है उसके खाते में आए। इसके लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये जो योजना लॉन्च की गई, ठीक है। तो ये नोट करके यहाँ पर लिख लेना आप कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना नामक एक ऐसी योजना उपलब्ध है जिसके अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। इससे बचत के अभ्यास को बढ़ावा देने के साथ साथ, ठीक है, इसी में लिख लेना, इस योजना का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों को हस्तांतरित करना भी है, ठीक है।
इसमें 1 लाख का तो जीवन बीमा दिया गया है, लाइफ इंश्योरेंस दिया गया है, और 30,000 रुपये का जीवन बीमा रक्षा अधिकार दिया गया है। यानी आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में 30,000 रुपये अतिरिक्त रूप में आपके घर वालों को, परिवार को में मिलेंगे कंपनसेशन के रूप में। ठीक है, यानी कि यानी 1 लाख रुपये का जीवन बीमा तो है ही है, इसके अलावा 30,000 रुपये और मिलेंगे, एक तरह से 1,30,000 रुपये की राशि हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे नोट कर लेना, तीनों पॉइंट इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निर्धनता कार्यक्रमों की एक समीक्षा, क्या हम इन्हें प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए, कितना हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं, तो वो सब समीक्षा इसमें की गई है। तो हम यहाँ पर अब मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये सब कार्यक्रम तो हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम पिछले ही पॉइंट पे हम चलते हैं तो पिछले पॉइंट में हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज जो है, वो पॉइंट मैं दिखा दे रहा हूँ, वही चैलेंज हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। वो चैलेंज है जनसंख्या। हम जनसंख्या कंट्रोल कर लें तो यकीन मानिए सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। समीक्षा जो है, समीक्षा तभी हो सकती है कि जब जो आधारिक संरचनाएं हैं उन्हें सुधारा जाए। ठीक है, यानी लोगों को शिक्षित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, यानी जरूरतमंदों को बुनियादी सुविधाओं की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएँ, तो अपने आप निर्धनता जो समाप्त हो जाएगी। रोजगार के अवसरों का सृजन करें। ठीक है, तो वही सब बातें इस पॉइंट में कही गई हैं। ठीक है, यानी पहले हमारे यहाँ स्थिति यही रही, कार्यक्रमों के नाम बदलते रहे, कहीं कई कार्यक्रमों को मिलाकर एक बना दिया गया, और कहीं अलग अलग नाम से कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। नहीं किसी भी कार्यक्रम से ना तो उत्पादन परिसंपत्तियों के स्वामित्व में कोई परिवर्तन आया, और ना ही उत्पादन प्रक्रिया में, और ना ही जरूरतमंदों की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धि हुई। ठीक है, यानी कार्यक्रमों के नाम बदलते रहे हैं कि भाई फलानी सरकार आई, बीजेपी के बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस ने बीजेपी वाले नाम बदल के अपने फेवर में कर लिए, कांग्रेस के नाम बदल के बीजेपी वालों ने कर लिए। तो ये चक्र चलता रहा है, लेकिन इससे सुधार नहीं आया। कहने का मतलब यहाँ पर यही है इस किताब में, इस पुस्तक में राइटर का, कि सुधार नहीं आया। तो जरूरत ये है कि हम जो अपनी सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना जो है, सामाजिक आधार पर हम जो मदद कर रहे हैं वो सुधारें। ठीक है, यानी कि जो हमारा आधारभूत जरूरतें लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य है। ठीक है, यानी कहते नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, तो वो जरूरतों को हम पूरा करें। तो यकीन मानिए शिक्षा मिलेगी तो लोग अपने आप शिक्षित होकर, जागरूक होकर अपने अधिकारों की बात कर पाएंगे, अपने अधिकारों को मांग पाएंगे। ठीक है, तो यही सब बातें इसमें कही गई हैं समीक्षा के तौर पर, और कोई नई बात यहाँ पर नहीं कही गई है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर आप नोट्स बनवा देते हैं, आप पढ़ा देते हैं, तो क्या हमें किताब पढ़नी चाहिए? देखिए, आप सभी को किताब पढ़नी चाहिए। कहने का मतलब ये है, मैं नोट्स बनवा देता हूँ। देखिए, मैं तो किताब पूरी पढ़ ली मैंने, मेरे माइंड में तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई, और बहुत सारी चीज़ें मैं छुड़वा भी देता हूँ। ठीक है, किताब आप पूरी पढ़ेंगे तो कम से कम आपको एक भाषा, यानी हम कैसे करके एक निबंध लिखें, कैसे करके भाषा लिखें, भाषा कैसे क्रिएट करें, पृष्ठभूमि कैसे बनाएं, भूमिका कैसे तैयार करें, उसका एक आइडिया लग जाएगा आपको। तो इसलिए आप नोट्स के बावजूद भी किताब पढ़ा कीजिए। ठीक है, यानी एनसीईआरटी की साइट से जाकर डाउनलोड कर लिया कीजिए, या फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर मैं टेलीग्राम जो चैनल है अपना, टेलीग्राम चैनल से मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोग जो है यहाँ से सीख पा रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होंगी। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ज्योग्राफी वाले वीडियो मैंने रोक दिए हैं अभी कुछ दिन से, लेकिन मैं ज्योग्राफी वाले वीडियो भी लेके आऊँगा। रीज़न यही था रोकने का कि कुछ लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, यानी कि मात्र वो वीडियो देखने वाले लोग थे 7 से 8 लोग थे, और रीज़न उनका यही था कि वो कह रहे थे कि सर हम 9th में पढ़ तो चुके हैं, 9th में आप पढ़ चुके हैं, 9th के बाद यहाँ पे मैंने बताया था कि विस्तार में चीज़ें हैं। 9th में वही टॉपिक थे, लेकिन यहाँ पर वो 11th में टॉपिक विस्तार में दे दिए गए हैं, उनमें और चीज़ें जोड़ी गई हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग आप समझ नहीं रहे हो, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा टाइम मिलते ही मुझे, इसके 2 लेक्चर और कवर हो जाएँ आपके इकोनॉमी के। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपने देख ली होंगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित जो MCQ वाला वीडियो, उसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या फिर आई बटन पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके MCQ वाले वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको पता चल जाएगा आपने इस चैप्टर से कितना सीखा है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।